जय हिंद दोस्तों। एमपी वर्ग 3 के एनालिसिस में 12 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट है। तो एनालिसिस में आपका स्वागत है। थोड़ा सा क्वालिटी देने के लिए टाइम लग जाता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके आने वाली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक प्रश्न था, तो एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम अगर से आपसे पूछा जाता है आने वाली शिफ्टों में, तो लगाइएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। अगला अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, याद रखेंगे। ठीक है। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। और ये मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, ठीक है। सिंध वाले एरिया में है। अगला अगर प्रश्न बन जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन, याद रखिएगा। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, अगर पूछता है तो कृषि था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछते हैं, अगर हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछ दिया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो ये भी याद रखेंगे। अगर पूछता है लकड़ी का हल कहाँ से मिला है, तो दाइमाबाद से मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। काले रंग की चूड़ियाँ किसका अर्थ होता है? कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था, याद रखिएगा। लोथल गुजरात में है आपका। ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। इसके अलावा प्रश्न बन जाए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, याद रखना। तो लोहे की प्राप्ति अभी तक हड़प्पा का सभ्यता में नहीं हुई है। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख लीजिए। गुरिल्ला युद्ध पद्धति होती क्या है, तो इसे एक छापामार युद्ध पद्धति कहते हैं। ठीक है। और इसको शुरू करने वाले प्रमुख जो योद्धा थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ठीक है। और उन्हें भारत में इस युद्ध शैली का महान प्रवर्तक या जनक माना जाता है। और शिवाजी महाराज ने, जिन्होंने अपनी छोटी मराठा सेना के साथ मुगलों की विशाल सेना को पराजित करने के लिए सफलतापूर्वक इसका इस्तेमाल किया था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध भी इस नीति का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला अगर आपसे प्रश्न बन जाता है अब इससे रिलेटेड कि गुरिल्ला युद्ध कला क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसमें जो है छापामार युद्ध शैली होती है, जिसमें सैनिक छोटे दल छिपकर अचानक बड़े शत्रु बल पर हमला कर देते हैं और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर तेजी से पहाड़ी या जंगल इलाकों में गायब हो जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन को लगातार परेशान करना और उसकी आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना होता है। अगला प्रश्न बन जाए, शिवाजी द्वारा गुरिल्ला युद्ध नीति को क्या नाम दिया गया था, तो शिवाजी ने इस नीति को कहा था गनीमी कावा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, गनीमी कावा कहा था। और यही सब क्वेश्चन लाने के लिए मुझे इतना टाइम लग जाता है। सब लोग तो सेंटर में पहुंच जाते हैं, बस बच्चों को जो है परेशान करने लगते हैं, लेकिन उनकी ट्रेन है भाई, उनकी बस है, तो अपने अपने विद्यार्थियों को ढूंढते हैं जो उनका कोर्स खरीदे रहते हैं, फिर उनसे जो है विचारों से लगे रहते हैं पूछने में। और विद्यार्थी बताते हैं अगर उनके पास समय होता है, नहीं तो देखेंगे आपकी 90% विद्यार्थी जो है वो निकल जाते हैं, वो नहीं जो ज़्यादा रुकते हैं वहाँ पर। ठीक है। चलिए, अगर प्रश्न बन जाता है आपसे, गुरिल्ला शब्द किस भाषा से आया हुआ है, तो यह स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा युद्ध, लिटिल वॉर। ठीक है। और स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा इतने अच्छे कंटेंट देने के लिए। ठीक है। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर सभी आपको पीडीएफ अवेलेबल रहा करेंगी, और क्विज़ वगैरह भी वहीं पे मिलते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही करना है भाई मेरे। अगला प्रश्न अगर पूछ ले, भारत में शिवाजी से पहले गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था, तो प्राचीन काल में यह पद्धति भारत में प्रचलित थी, लेकिन मध्यकालीन भारत में मलिक अंबर, जो कि अहमदनगर के वजीर थे, और शेर शाह सूरी ने भी इस नीति का प्रयोग किया था। इसके अलावा अगला प्रश्न बन जाए, गुरिल्ला युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र कौन सा होता है, तो पहाड़ी, जंगली, दलदली क्षेत्र, जहाँ सैनिक छिपने और तेजी से भाग निकलने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक आवरण उपलब्ध होता है, तो वो जो है अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर प्रश्न बन जाए, गुरिल्ला युद्ध को सफलतापूर्वक लड़ने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, तो स्थानीय जनता का समर्थन होना चाहिए। इसके साथ 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 भूगोल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए उस क्षेत्र का, और स्थानीय जनता सैनिकों को शरण, सूचना और भोजन प्रदान करती है। ठीक। इसके अलावा अगर प्रश्न बन जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष और किस किले में हुआ था, तो उनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ था, और यहीं पर इन्हें छत्रपति की उपाधि धारण करवाई गई थी। ठीक है।
अगला प्रश्न यदि बन जाए, शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ कौन सी महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत उन्होंने कई जो है किले मुगलों को सौंपने पड़े थे? तो उन्होंने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और यह संधि मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, जिसके तहत शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। एक एक क्वेश्चन इसमें, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न यदि पूछ दे, शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को आमात या मजूमदार के नाम से जाना जाता था, और जबकि पेशवा को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री जो है होता था पेशवा, जबकि सेनापति को सरे नौबत कहा जाता था। ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं आपको। स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, मेहनत के लिए। इसके अलावा आपसे प्रश्न बना, पंचवर्षीय योजना से पूछा गया प्रश्न है। मैं वीडियो में करवा चुका हूँ, पिछले वीडियोस देख लीजिए मेरे, है ना। प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है तो। मेन टॉपिक तो कर ही लीजिए, जैसे मौलिक अधिकार वाला हो गया, आपातकाल वाला हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब कर लीजिए, है ना। वहाँ से डायरेक्ट रोज क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने फालतू में नहीं करवाया हुआ है। तो देखिए, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एमपी वर्ग 3 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा प्रश्न आज आपसे पूछा गया, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड प्रश्न था, तो मैं एग्जाम पॉइंट्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो है एग्जाम सेंटर से निकल कर उसको इतना याद नहीं रहता, और उसको इतना प्रेशराइज करना भी ठीक नहीं होता कि नहीं बताओ बताओ, मुंह में माइक ठूस के कि नहीं तुम बताओ ही आज कौन सा प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए, अगर आपसे प्रश्न बन जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सुनहरा फरमान, जिसे गोल्डन फरमान कहा जाता था, कब मिला? और जिससे उसके शुल्क में जो शुल्क मुक्त व्यापार, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का था ये। अभी जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसी टाइम पे उसी टाइप का था ये सुनहरा फरमान। तो ये 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट जो फारूक-ई-सियार था, इसने दिया था, ठीक है। और इसे घृणितकार भी कहा जाता था फारूक-ई-सियार को, तो ये भी जरूर याद रखना। अगला प्रश्न अगर आपसे बन जाए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया जिसने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत की? 23 जून 1757 को लड़ा गया था, और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। मुझे करेक्ट करिएगा, शायद यही है, सिराजुद्दौला के साथ ही लड़ा गया था। हाँ, सिराजुद्दौला। ये अगला क्वेश्चन है, तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला ही था, ठीक है। और इसने जो है रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ युद्ध लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार, दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार, प्राप्त हो गए थे? देखो, अभी कोर्ट में भी दो टाइप के मामले आते हैं, एक दीवानी, एक फौजदारी। फौजदारी मतलब क्रिमिनल केस वाले, और दीवानी मतलब राजस्व वाले। तो ये तहसीलदार, एसडीएम वगैरह दीवानी मामले देखते हैं, जबकि कोर्ट में फौजदारी मामले चलते हैं, मतलब क्रिमिनल वाले, ठीक है। तो यहाँ पर दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का, मेन वाला पैसा वाला ले लिया था भाई इसने। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, याद रखिएगा। और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर ही लेना है भाई मेरे, आपको बार बार कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला अगर प्रश्न बन जाए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था जिसने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया, किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। अगला प्रश्न यदि बन जाए, गवर्नर जनरल ने बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया कब किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, 1772 में किया था मेरे भाई, याद रखना। और एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जिसे 1778 में लिटन ने लागू किया था, जिसे 1782 में रिपन ने हटा दिया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था, वो किसने किया था? 1778 में लिटन ने, और रिपन ने इसको हटा दिया था 1782 में। और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और सबसे पहली वैज्ञानिक रूप से जनगणना शुरू हुई थी, जो हर 10-10 साल में होती थी, तो वो जो है रिपन के टाइम पर ही शुरू हुई थी। जबकि अगर पूछे सबसे पहले जनगणना किसके टाइम पर शुरू हुई थी, तो लॉर्ड मयो के टाइम पर शुरू हुई थी। और लेकिन वैज्ञानिक रूप से जनगणना रिपन के टाइम पर शुरू हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पर कौन वाइसराय था? तो लॉर्ड डफरिन था, याद रखना। बंगाल विभाजन में वाइसराय कौन था? तो कर्नल था, ठीक है। ये भी याद रख लेना भाई, कर्जन, लॉर्ड कर्जन नाम था उसका। और जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था, याद रखना। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला, अगर पूछे, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल में आज़ाद किसानों को कंपनी ने किस रूप में जाना? तो रैयत के नाम से जाना था, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के मामलों को नियंत्रित करने वाला पहला बड़ा अधिनियम कौन सा था, जिसे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड जो आगे आने वाली शिफ्टों में आपसे बन सकते हैं उससे, तो क्वेश्चन आप पूरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगला आज आपसे हिमालय से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, तो ये तो आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट ये है आपका एग्जाम पॉइंट वाला। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो यह एक वलित पर्वत का उदाहरण है और नवीन मोड़दार पर्वत है, तो ये भी याद रखना। लेकिन वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत और राजस्थान का अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत है, तो वो अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, पुराने पर्वत के उदाहरण है, ठीक है, वो घिस चुके हैं। और ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सतपुड़ा पर्वत आपका ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भ्रंश घाटी में कौन सी नदियां बहती हैं, तो भ्रंश घाटी में दो नदियां बहती हैं आपकी, नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश घाटी मतलब जो घाटी जो जमीन नीचे दब गई है। देखो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर आपका नदी बहती है जो है नर्मदा, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पर नदी बहती है आपकी ताप्ती, और यहाँ पर आपका अजंता पर्वत है। ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वत, ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत, और ये हो गया आपका अजंता पर्वत, ठीक है। ये नदी हो गई आपकी नर्मदा और ये हो गई नदी आपकी ताप्ती। तो दो नदियों के बीच में ब्लॉक का काम कौन कर रहा है, सतपुड़ा पर्वत, तो इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, याद रखिएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर की महादेव श्रेणी में यहीं पर है, और धूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, हरवत्सकूट, तो याद रखिएगा ये सतपुड़ा श्रेणी में ही है, याद रखिएगा। और अमरकंटक का पठार जो है यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, तो ये बात भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और सूरत नाम का शहर ताप्ती नदी के किनारे ही है, जबलपुर नाम का शहर नर्मदा के किनारे है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मुल्ताई बैतूल से निकलती है ताप्ती, और ये दोनों नदियाँ जाकर अरब सागर में गिरती हैं, और अरब सागर में गिरकर ये एस्चुरी बनाती हैं। बाकी भारत की ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये एस्चुरी बनाती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी। थक जाता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन अगर बन जाए हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो महान हिमालय या इसको हिमाद्री कहा जाता है। आज यही क्वेश्चन शायद बना था। अगला प्रश्न अगर पूछ दिया जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय श्रृंखला में अवस्थित है, तो महान हिमालय में है, नेपाल में, याद रखिएगा। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन ये पीओके में है, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो अगर आपसे पूछ ले स्वतः अभी वर्तमान भारत में जो वर्तमान भूमि है, सिर्फ भारत, उसमें पाकिस्तान अगर नहीं होता है, अगर वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो कंचनजंगा है, याद रखना, जो कि सिक्किम में है। अगला प्रश्न अगर आपसे बन जाए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सगरमाथा, सागर माथा नहीं, सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। सगर मतलब होता है, सगर मतलब आई थिंक होता है कि जो है आकाश होता है, और माथा मतलब ऊंचाई पर, सगर मतलब ऊंचाई पर, माथा मतलब आकाश, ऐसे करके इसका जो है नेपाली वर्ड है, तो सगर माथा कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। और अगर प्रश्न बन जाए हिमालय के किस भाग में प्रसिद्ध घाटियां कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू स्थित है, तो लघु हिमालय या इसी को मध्य हिमालय कहते हैं। और अगर आपसे ट्रांस हिमालय पूछ लेता है तो ट्रांस हिमालय के कौन कौन से पार्ट है, तो कलेजा, याद रखना, कलेजा ट्रांस हिमालय के पार्ट है। कलेजा मतलब काराकोरम, ला से लद्दाख, और जा से जंस्कर। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है, तो ये तीन याद रखना, कलेजा से काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर, ये तीनों जो है आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। चौथा जो दिया रहेगा वो नहीं है। और हिमालय के सबसे नीचे वाली श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है, याद रखना मेरे भाई, सिक्किम में है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही पूछता है कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी, तो वैसे K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन वो पीओके में कहला जाती है। तो क्वेश्चन आपको समझना है, उस हिसाब से उत्तर लगाना है। अगला प्रश्न पूछ दे महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी मुख्य भ्रंश रेखा फॉल्ट लाइन अलग करती है, तो मुख्य केंद्रीय रेखा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो MCT लाइन है वो अलग करती है, याद रखना। सारे के सारे क्वेश्चन अगर आ गए ना तो तोते उड़ जाएंगे लड़कों के, और बोलेंगे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हें नहीं लगेगा कठिन, क्योंकि तुम अपन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अपने स्टूडेंट है तू, ठीक है। अगला प्रश्न अगर बन जाए शिवालिक पर्वतमाला बाह्य हिमालय
के बीच समतल घाटियों की पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? दून। जैसे सबसे बड़ा दून है देहरादून, ये घाटियों के नाम है। अगला प्रश्न बन जाए हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक, या इसी को कहते हैं बाह्य हिमालय, ठीक है। और यहीं पर घूमने उमने जाते हैं लोग। अगला प्रश्न अगर बन जाए उस भूवैज्ञानिक सागर का क्या नाम है जिसके स्थान पर वर्तमान में हिमालय पर्वत स्थित है? तो टेथिस सागर है, याद रखना टेथिस सागर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आज पूछा गया आपसे चुंबक से संबंधित प्रश्न, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मालूम है, प्रेशराइज भी नहीं किया मैं, तो मैं चुंबक से आपको कुछ क्वेश्चन ही करवा देता हूं जो आने वाली शिफ्ट में आपको फायदा देंगे। तो चुंबक के सिरे जो एंड्स होते हैं, जहां चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक केंद्रित होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न बन जाए यदि चुंबक के समान ध्रुव जैसे उत्तर उत्तर एक दूसरे को क्या करते हैं? तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। कभी सेम सेम पोल को चुंबक के सामने ले जाना तो वो कभी चिपकते नहीं, दूर भागते हैं। अगर बन जाए चुंबक के विपरीत ध्रुव जैसे उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल। अगर प्रश्न बन जाए वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अगर प्रश्न बन जाए प्रकृति में पाया जाने वाला पहला प्राकृतिक चुंबक कौन सा है? तो मैग्नेटाइड है, लोहे का ऑक्साइड होता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न यदि बन जाए कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो तांबा नहीं होता, पीतल नहीं होता, आमतौर पर लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सब आकर्षित होते हैं जो है चुंबक से। अगर प्रश्न बन जाए एक ऐसा चुंबक जिसका उपयोग केवल एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे विद्युत घंटी, क्या कहलाता है? तो इसे अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट या विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यदि बन जाए पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो पृथ्वी के बाह्य क्रोड जो आउटर कोर होता है उसमें पिघले हुए लोहे और निकेल का संवहन, ठीक है। अगला प्रश्न अगर बन जाए चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। अगर प्रश्न बन जाए उस डिवाइस का नाम क्या है जो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है? तो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, याद रखना। आज आपसे प्रश्न बना था एक, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से एथिलीन गैस, जिसे C2H4 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एथिलीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इसके अलावा भारत में कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का भी उपयोग किया जाता है, जो नमी के साथ प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस C2H2 उत्पन्न करता है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के लिए ये जो है अवैध माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आने वाली शिफ्ट में आपको मदद करेंगे। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो एथिलीन होती है। एथिलीन किस श्रेणी का पादप हार्मोन है? तो यह एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, याद रखना। अगर प्रश्न बने कैल्शियम कार्बाइड नमी से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है जिसका उपयोग फल पकाने में होता है? तो एसिटिलीन गैस होती है, याद रखना, ठीक है। अगर प्रश्न बन जाए एसिटिलीन गैस का उपयोग स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश हो सकते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, अभी तक आपने नहीं किया, और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। अगर प्रश्न बन जाए वह पादप हार्मोन कौन सा है जो पौधों की वृद्धि और कोशिका दीर्घीकरण, सेल एलोगनेशन में मदद करता है? तो उसे ऑक्सिन कहते हैं। अगर प्रश्न बन जाए बीजों के अंकुरण, सीड जर्मिनेशन और तने की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन सा हार्मोन? तो जिब्रेलिन जिम्मेदार होता है। कल मैंने कराया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, कल आया भी था शायद। अगर प्रश्न बन जाए पौधों में तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है जो सूखे की स्थिति में पत्तियों को गिरने से रोकने में मदद करता है? तो एब्सिक हार्मोन जो होता है, एबी एब्सिसिक एसिड इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर बन जाए वह कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है और पत्तियों को अधिक समय तक हरा बनाए रखता है? तो साइटोकाइनिन, याद रखना। क्या कच्चे फलों में भी एथिलीन गैस मौजूद होती है? बिल्कुल हाँ, मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, जो पकने के दौरान तेजी से बढ़ती है। अगला प्रश्न अगर बन जाए एथिलीन किस प्रकार के फलों को पकाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो क्लाइमेक्टेरिक फलों को, जैसे केला हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, इन सबको, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज आपसे प्रश्न बना मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री और डाइकॉट द्विबीजपत्री जड़ों से संबंधित प्रश्न आज पूछे गए थे। तो कुछ प्रश्न देख लो जो आपको जो है बूस्ट अप देंगे, अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे एग्जाम में बैठने से पहले। लेकिन स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको। तो जो मोनोकॉट जड़ों में किस प्रकार के संवहनी बंडल जो है पैटर्न पाया जाता है? तो याद रखना जाइलम और फ्लोएम के बंडलों की संख्या 6 से अधिक होती है,
जिसे पॉलीयॉर्क स्थिति कहते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न बन जाए डाइकॉट जड़ों में संवहनी बंडलों की संख्या कितनी होती है और उनके बीच की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम बंडलों की जो संख्या होती है 2 से 6 के बीच होती है, जिसे डाई आर्क से हेक्सा आर्क स्थिति कहते हैं, याद रखना। अगर प्रश्न बन जाए किस जैसे क्वेश्चन टफ बन रहे हैं ना, मैंने वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, तो भागना नहीं। अगर प्रश्न बन जाए किस प्रकार की जड़ में संवहनी बंडलों के बीच में मज्जा जो पिच या पिथ बड़ी और सुविकसित होती है, तो मोनोकॉट जड़ में होती है। डाइकॉट जड़ में जो पिथ होती है अनुपस्थित और बिया बहुत छोटी होती है, याद रखना। अगर क्वेश्चन बन जाए किस जड़ में कैम्बियम की उपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है, तो डाइकॉट जड़ में होती है। मोनोकॉट जड़ में कैम्बियम अनुपस्थित होती है, इसलिए द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, याद रखना मोनोकॉट में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, डाइकॉट में होती है। अगला प्रश्न अगर बन जाए डाइकॉट जड़ों में जाइलम कैसा दिखाई देता है, जबकि मोनोकॉट जड़ों में जाइलम कैसा दिखाई देता है? तो डाइकॉट जड़ में जाइलम सामान्यतः तारे के आकार का स्टार शेप्ड का दिखाई देता है, जबकि मोनोकॉट जड़ों में जाइलम गोलाकार या अंडाकार वलयों में व्यवस्थित रहता है। इतने शानदार मैंने आपके प्रश्न लाए हुए हैं लेवल को देखते हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। अगर अगला आज आपसे एक क्वेश्चन बना था अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित, तो इनसे जो है संबंधित मैं कुछ प्रश्न करा देता हूँ आपको। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है? तो उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए ठीक है। किस लेंस को अपसारी भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है? तो अवतल या कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार कैसी होती है? तो धनात्मक होती है, याद रखना। अवतल लेंस की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। आंख के किस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को, याद रखना। नाडु याद रखना, नाडु। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, याद रखना नाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर पूछ दे आंख के किस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, तो अवतल लेंस काहे के लिए होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि के लिए होता है। ये देखो नाडु, मायोपिया भी कहते हैं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर बन जाए किस लेंस द्वारा हमेशा आभासी वर्चुअल सीधा इरेक्ट और छोटा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो? तो अवतल लेंस पर बनता है हमेशा। अगर प्रश्न बन जाए आवर्धक आवर्धक जो लेंस है, आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। अगर प्रश्न बने जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी एफ और प्रकाशित केंद्र ओ के बीच रखी जाती है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी सीधा और आवर्तित बड़ा बनता है, ठीक है। और लेंस की शक्ति किस में नापी जाती है? डायोप्टर में नापी जाती है, याद रखना। और P = 1/f होता है, जहाँ पर F मीटर में लेते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला आज प्रश्न आपसे बना था, कई प्रश्न बने थे, ध्वनि, ऑस्ट्रेट के नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रदरफोर्ड, ये सबसे क्वेश्चन संबंधित बने थे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। तो जो उपकोष होते हैं SPDF होते हैं, उसमें डी ऑर्बिटल का आकार, आज आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो डबल डंबल होता है, शायद तक यही क्वेश्चन था। डबल डंबल आकार का होता है, क्वेश्चन याद रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? 2 2l+1 होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउटिंग मुझे लग रहा है, डाउट लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। मेरे भी दिमाग से भी निकल गया है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना, अभी एग्जैक्टली मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। हाँ, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये वाला आप मत देखना, ठीक है। हाँ, ये जरूर याद रखना, इसकी इसकी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता। अगला क्वेश्चन अगर आ जाए ऑस्ट्रेट का नियम किन वैज्ञानिक घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करता है? तो विद्युत धारा और चुंबकत्व, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन बने ऑस्ट्रेट के नियम के अनुसार चालक में धारा से क्या उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न बने ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की मानक इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है, याद रखना। मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? तो इन्हें अवश्रव्य कहते हैं, इंफ्रासोनिक। ध्वनि के तारत्व का निर्धारण किससे होता है? तो आवृत्ति से होता है, याद रखना, ठीक है। अगला अगर बन जाए रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किस धातु की पतली पन्नी ली थी? तो गोल्ड की। अगला बने रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग का नाम क्या था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, याद रखना। अगला का अगर बन जाए कि रदरफोर्ड के प्रयोग ने परमाणु के किस मुख्य भाग की खोज की? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी। और नाभिक में क्या क्या पाया? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया था। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, याद रखना, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगला अगर प्रश्न बन जाए परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जो कि ऋणात्मक चार्ज में रहता है। अगला अगर प्रश्न बन जाए परमाणु के नाभिक पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो धनात्मक होता है, मैंने बताया ना आपको।
अगला बने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी क्या थी, तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे वो। और अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए पी ऑर्बिटल का आकार कैसा था, तो डंबल आकार का होता है पी ऑर्बिटल। सारे के सारे क्वेश्चन जो है लल्लन टॉप वाले हैं भाई, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे आज पूछा गया मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो वीडियो देखो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बेंजीन से संबंधित बहुत प्रश्न बन रहे हैं, तो आज मैं आपको बेंजीन से संबंधित ढेर सारे प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आज में बेंजीन से रिलेटेड अपन करते हैं। तो बेंजीन का अगर रासायनिक सूत्र पूछ देता है, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है, याद रखना, C6H6 होता है, C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। अगर पूछ ले बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है, तो बेंजीन एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखना। अगर पूछे बेंजीन का रंग कैसा होता है, तो बेंजीन रंगहीन होता है। बेंजीन का क्वथनांक कितना होता है, तो लगभग 80 डिग्री होता है। अगर पूछे बेंजीन जल में घुलता है या नहीं, तो बेंजीन जल में अविलेय होता है, याद रखना। अगर पूछे बेंजीन की गंध किस प्रकार की होती है, तो बेंजीन का गंध सुगंधित होता है, याद रखना। ये सारे जो है, ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये सब थोड़ा सा फॉन्ट के कारण हो रहे हैं, फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा था इसलिए ऐसे आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ दिया यदि बेंजीन के कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। अगर पूछे बेंजीन के कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं बेंजीन में। अगर पूछे बेंजीन की संरचना कैसी होती है, तो बेंजीन की संरचना षटकोणीय वलय होती है, याद रखना। अगर पूछे बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। ये वाला नहीं देखना, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पूछे बेंजीन का अनुपाती सूत्र क्या है, तो बेंजीन का अनुपाती सूत्र CH होता है। अगर पूछे बेंजीन स्वास्थ्य के लिए कैसा है, तो हानिकारक होता है भाई, इससे ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है, मैंने कल बताया था, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अगर प्रश्न पूछे बेंजीन के किस अभिक्रिया में नाइट्रोबेंजीन बनता है, तो नाइट्रेशन अभिक्रिया से बनता है। अगर पूछे बेंजीन किन उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो प्लास्टिक, रंग, डिटर्जेंट, औद्योगिक उत्पादों में इसका यूज़ किया जाता है। अगर पूछे आपसे बेंजीन का घनत्व कितना होता है, 0.876 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सक्राइब कर लेना है आपको। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। अगर पूछे बेंजीन किस प्रकार का यौगिक होता है, तो बेंजीन एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है। अगर पूछे बेंजीन का रंग, तो रंगहीन होता है। बेंजीन जल में घुलनशील है, तो जल में ये अविलेय है। बेंजीन की गंध किस प्रकार की होती है, तो ये मीठी सुगंधित होती है। बेंजीन का क्वथनांक 80.5 डिग्री के लगभग होता है। बेंजीन कितना ज्वलनशील होता है, तो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। अगर पूछे क्या बेंजीन प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है, तो बिल्कुल हाँ, ज्वालामुखी और जंगल की आग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगर पूछे बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6, मैंने ऊपर आपको शायद बताए हुए। बेंजीन जो है, अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि बेंजीन किस नियम के अनुसार सुगंधित होता है, तो हकल के नियम के अनुसार सुगंधित होता है, याद रखना है। क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में बन सकता है। अगर पूछे बेंजीन मानव स्वास्थ्य में कैसे हानिकारक है, तो ब्लड कैंसर होता है, मैंने बताया आपको। अगर प्रश्न बने बेंजीन के किस मिश्रण से सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अगर पूछे बेंजीन की ध्रुवीयता कैसी होती है, तो बेंजीन अपोलर होता है, इसकी कोई ध्रुव नहीं होते, ठीक है। अगर पूछे बेंजीन किन यौगिकों के निर्माण में, तो ये सब अपन तो देख चुके हैं अपन। अगर पूछे बेंजीन के किस अभिक्रिया में नाइट्रोबेंजीन बनता है, तो नाइट्रेशन अभिक्रिया में, ठीक है, HNO3 + H2SO4, ये याद रखना, केमिकल रिलेशन भी याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न अगर बन जाए, अगला प्रश्न, मेरे पास इतने ही प्रश्न थे। अब देखो, ध्यान से सुनो। गणित में जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, मेंसुरेशन से, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, 4 से 5 से 6, 4 से 6 क्वेश्चन जो है थ्योरी बेस आ रहे हैं गणित में। मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए गणित में, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब गणित का लेवल मैं कह सकता हूँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, या मॉडरेट टू हार्ड है भाई। गणित बिल्कुल ईजी नहीं आ रही। पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है, औसत, नंबर सिस्टम, रेशियो, ठीक है, बीज गणित आ रहा है आपका। इसके अलावा समय और दूरी, चाल आदि ये क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड, जितना मुझे पता चला है। बाकी सब सिलेबस के अनुसार ही है। इसके अलावा गणित मॉडरेट टू डिफिकल्ट, साइंस वेरी हार्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा, सोशल साइंस मॉडरेट था, हिंदी इंग्लिश इजी टू मॉडरेट आ रही है। खुद पर भरोसा रखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखा देना है आपको। इसी तरह का ऑथेंटिक जो है कंटेंट मुझे पढ़ाना आता है और मैं पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है। मुझे नेतागिरी करना नहीं आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप कभी निराश नहीं होंगे, आपको एकदम ऑथेंटिक कंटेंट ही दिया जाएगा और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और हमारे में व्यूज़ भी इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, ज़्यादा नेतागिरी वाले बच्चे हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।